नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सागर दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार माधवी क्लासेस में। और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो हर लिहाज से महत्वपूर्ण है, राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत में हमारे और पीछे लेक्चर पड़े हुए आप उन्हें देख सकते हैं। और चूंकि राजा राम मोहन राय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जहाँ से प्रारंभ होते हैं, यानी भारत में पुनर्जागरण जहाँ शुरू होता है, उसकी शुरुआत ही राजा राम मोहन राय से होती है। तो समय जाया न करते हुए राजा राम मोहन राय के बारे में पूरे फैक्ट और कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ माधवी परिवार में और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें अलॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगी और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो शुरू करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, और ये फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था 1772 में हुआ था। ये जानकारी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बंगाल में जन्म हुआ था। बंगाल में राधानगर गांव है, वहां इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम रमाकांत है, महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन जान लेते हैं। 1803 में ये रंगपुर में दीवान थे। पिताजी भी दीवान थे, ये भी दीवान थे, ठीक है। पहले लिपिक पद पे थे और बाद में दीवान हुए। और दीवान किसके समय में हुए थे तो जॉन डिग्बी से बहुत अच्छा संपर्क रहता है इनका। जॉन डिग्बी के समय दीवान हुए थे ये, और यही इन्हें राय की उपाधि मिली थी। सब कुछ कॉन्सेप्ट और जो है फैक्चुअल डेटा जो भी होगा तो हम क्रमबद्धता के तरीके से लेते चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद डेट महत्वपूर्ण है 1809, जब इन्होंने एक फारसी ग्रंथ की रचना की जिसको बोलते हैं तुहफात उल मुवाहिद्दीन, जिसे हिंदी में बोलते हैं एकेश्वरवादियों को उपहार, और इंग्लिश में बोलते हैं गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इस पुस्तक का नाम पूछते हैं, महत्वपूर्ण है, ठीक है। फारसी भाषा में थी। और यह पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें इन्होंने कर दिया था मूर्ति पूजा का विरोध। चूंकि ये कट्टर ब्राह्मण परिवार से थे और इन्होंने इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जिसके कारण इनके पिताजी ने इनको घर से निकाल दिया था। घर से निकालने के बाद ये तिब्बत गए, यानी नेपाल गए, और नेपाल में इन्होंने बौद्ध दर्शन सीखा। उसके बाद आते हैं तो एक दुखद घटना घटती है 1811 में। 1811 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहीं से वो सती प्रथा आंदोलन से जुड़ जाते हैं। 1811 इनके भाई का नाम रहता है जगमोहन, उनकी पत्नी यानी इनकी भाभी अलका मंजरी। जगमोहन की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी भाभी को सती कर दिया जाता है, और ये दुख इनसे देखा नहीं जाता। इसी कारण ये सती प्रथा के लिए काम शुरू करते हैं 1811 से। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपनी जॉब से भी इस्तीफा दे देते हैं, यानी दीवान पद से इस्तीफा दे देते हैं। और 1814 में टच में आते हैं द्वारिकानाथ टैगोर के। तो द्वारिकानाथ टैगोर जी के साथ ये आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं, जो कि पश्चिमी सभ्यता की शिक्षा यहाँ दी जाती है। द्वारिकानाथ प्लस राजा राम मोहन राय, सब कुछ एक्ट फैक्ट सब बताएंगे इसके बारे में, बस नोट करते चलना है। 1814 के बाद आप देखेंगे 1816 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। यहाँ भी पश्चिमी दर्शन यानी पश्चिमी सभ्यता का अध्ययन किया जाता था। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है 1820 से 22 तक भी इन्होंने कुछ काम किए हैं, कुछ पत्र पत्रिकाएं लिखी हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो 1820 से 22 का जो ड्यूरेशन है ऐसी हेडिंग डाल दीजिए, क्योंकि मेंस में इसी अप्रोच में आप लिखेंगे। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जैसे संवाद कौमुदी कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। संवाद कौमुदी में सबसे पहले राजनीतिक चिंतन से संबंधित पुस्तक है। किस प्रकार, इसमें जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करने की मांग की गई थी। भारतीयों को उच्च पद दिया जाए ऐसी मांग की गई थी। वोटिंग राइट के लिए, मूल अधिकार के लिए भी बात की गई थी। स्त्री शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा पर बात की गई। स्त्रियों के लिए उत्तराधिकार के नियम, स्त्रियों को भी प्रॉपर्टी में बराबर राइट है, यानी स्त्रियों को उत्तराधिकारी का नियम। इस पुस्तक में इतनी चीजों की चर्चा की गई, जिसके कारण ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये फारसी भाषा की पुस्तक है। और इसी के साथ एक जो है इन्होंने पुस्तक लिखी प्रज्ञा का चांद।
ये फारसी नहीं, ये बंगाली है। संवाद कौमुदी बंगाली, मिरातुल अखबार है फारसी, बंगाली है। और प्रज्ञा का चांद भी बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। एक इन्होंने लिखा है मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार ये फारसी भाषा की पुस्तक है, ये पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। फारसी भाषा की पुस्तक मिरातुल अखबार। एक इन्होंने लिखा है ब्रह्मा निकल मैगजीन। ब्रह्मा निकल मैगजीन, ये इंग्लिश में लिखा है, ये इंग्लिश में लिखा है 1922 में, ठीक है। 21 में इन्होंने लिखा है मिरातुल अखबार। अब 1921 की डेट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि नेपल्स की क्रांति, आपने पढ़ा होगा कि नेपल्स आजाद होने के लिए क्रांति कर रहा था। तो नेपल्स की क्रांति की विफलता से ये दुखी थे, इन्होंने दुख व्यक्त किया था। यानी राष्ट्रवाद की अलग भी जगाते हैं, विफलता से दुखी। और 1821 में, 1823 की बात है, 23 में स्पेनिश क्रांति की सफलता से, स्पेनिश क्रांति की सफलता से ये बहुत खुश थे। और उसके बाद इन्होंने प्रीति भोज करवाया था। 1823 में इन्होंने एक चीज का जबरदस्त विरोध किया था, ये जान लीजिए। जॉन एडम्स, जिन्होंने प्रेस पर अध्यादेश लाया था, तो प्रेस पर अध्यादेश लाए थे। अध्यादेश का मतलब प्रेस सेंसरशिप, जिसके बाद प्रेस की आजादी छीन ली जाती। तो राजा राम मोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर दोनों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जब यहां से भी खारिज हो गई तो लंदन में प्रीवी काउंसिल, जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर की न्यायालय है लंदन में, उस पर इन्होंने इस केस को दायर किया था। बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं 1800 जो है 20 में एक घटना और घटती है। 1820 में एक पुस्तक लिखते हैं प्रिसेप्ट। ये सब आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जो मैंने समाहित कर दिए। जीसस, इसका आधार ही बाइबल है, जिसके कारण एक ब्राह्मणवादी तबका इनका विरोधी हो जाता है प्रिसेप्ट ऑफ जीसस के कारण। और 1828 एक बहुत महत्वपूर्ण डेट है जिसमें ये ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, कई लोग इसमें सहयोगी रहते हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, एक डेट आती है 1831। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि 1831 में जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन देते हैं? अकबर द्वितीय। क्यों देते हैं ये थोड़ा सा जान लीजिए, कॉन्सेप्ट वाली बात है। जहां कॉन्सेप्ट है वहां कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अकबर द्वितीय इन्हें राजा की उपाधि इसलिए देते हैं क्योंकि पेंशन का मुद्दा लेके, अकबर द्वितीय का पेंशन का मुद्दा लेके ये जाते हैं ब्रिटेन, लंदन में विलियम चतुर्थ के दरबार में जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा लिख लीजिए। विलियम चतुर्थ के दरबार में जाते हैं। इसके बाद इन्हें राजा की उपाधि मिलती है। और एक उपाधि इनको और मिलती है युगदूत। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। युगदूत की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ये चीज आप नोट कर लीजिए कि युगदूत की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। 1831 में ब्रिटेन जाते हैं अकबर द्वितीय का पक्ष लेके। और ऐसा कहा जाता है कि समुद्र पार जाने वाले पहले भारतीय जिन्होंने मुगलों का पक्ष रखा राजा राम मोहन राय हैं। इसी के बाद इन्हें राजा की उपाधि मिलती है। उसके कुछ समय बाद जो है इन्हें युगदूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस देते हैं। 1833 बहुत दुखद घटना होती है जहां इनकी ब्रेन फीवर यानी मस्तिष्क ज्वर से मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहाँ होती है? मृत्यु होती है लंदन में, यानी ब्रिस्टल रहता है, ब्रिस्टल ब्रिटेन में है, ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये लिख लीजिए। और एक क्वेश्चन अक्सर बहुत हाईलाइटेड रहता है और ये अक्सर आपका गलत होता है कि राजा राम मोहन राय की कब्र के बगल में किसकी कब्र है? तो ये ध्यान रखिए कि इनकी कब्र के बगल में ढींगरा। फिर आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी ये पहले जान लेते हैं। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। कब हुई थी? 1833 में, 27 सितंबर 1833। 1833 में कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल। ये क्वेश्चन ही बनता है ब्रिस्टल, ठीक है। मदन लाल ढींगरा की कब्र कहाँ है? इनके बगल में है। अब 1833 जब इनकी मृत्यु हो जाती है, 10 साल तक जैसे तैसे ब्रह्म समाज का संचालन होता है, द्वारिकानाथ टैगोर करते हैं और एक चेहरे की तलाश में रहते, कोई चेहरा मिले और उसको जिम्मेदारी दे दी जाए। उसी समय 1839 का समय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक चेहरा उभर के सामने आता है, देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि द्वारिकानाथ टैगोर के पुत्र रहते हैं।
कट्टर ब्राह्मण रहते हैं हालांकि, पर इन्होंने चूंकि थोड़े काम किए हैं, जैसे तत्वरंजनी सभा, जो आगे तत्वबोधिनी सभा बन जाएगी, तत्वरंजनी सभा। तत्वरंजनी सभा की स्थापना इन्होंने 1839 में की। उसके बाद यही आगे कन्वर्ट होगी और बनेगी तत्वबोधिनी सभा। एक क्वेश्चन बनता है तत्वरंजनी सभा की स्थापना कहाँ हुई, तो बंगाल में या कलकत्ता में, जोरासाकी में। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, कोई फैक्ट छूटने नहीं पाएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट कवर कर रहा है। तत्वबोधिनी सभा की बात करें, इसके बाद इन्होंने तत्वबोधिनी स्कूल भी खोली, तत्वबोधिनी स्कूल जो कि 1840 में खोली, और एक पत्रिका का प्रकाशन किया जो कि ब्रह्म समाज का मुख्य आधार बनी, तत्वबोधिनी पत्रिका। अब चूंकि कट्टर ब्राह्मणवादी ये भी थे, 1843 में ब्रह्म समाज की सत्ता इनके हाथ में आ गई, ये उसके ट्रस्टी बन गए, तो ब्रह्म समाज की सत्ता आ गई इनके हाथ में, इनके देवेंद्र नाथ टैगोर। यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया कि 10 साल तक फिर इसका संचालन किया। अब यहां से ब्रह्म समाज की बात और बागडोर दोनों अलग हाथों में है। तो अब देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या नाटकीय परिवर्तन आता है ब्रह्म समाज में। ब्रह्म समाज में क्या क्या नाटकीय परिवर्तन आएगा और बीच में कौन कौन से उभरते हुए चेहरे आएंगे, तो पहले जान लेते हैं। देखिए, इन्होंने ज्यादा कुछ काम किया नहीं ब्रह्म समाज के लिए, बंगाल में ही ये ज्यादातर सुदृढ़ रहे, बंगाल में इसकी शाखाएं चलती रही और ज्यादा विस्तार हुआ नहीं। एक काम जरूर किया इन्होंने, देवेंद्र नाथ टैगोर, यहाँ पे लिख लिया देवेंद्र नाथ टैगोर, सब इन्हीं के टॉपिक से जुड़े हुए हैं। हम पूरा बताएंगे कि ब्रह्म समाज आखिर साधारण ब्रह्म समाज तक कैसे परिवर्तित हुआ। देवेंद्र नाथ टैगोर बंगाल तक शाखाओं का इन्होंने विस्तार किया। एक व्यक्ति है अलेक्जेंडर डफ, अलेक्जेंडर डफ ईसाई हैं जैसा कि आप जानते हैं, और ये कई ग्रंथ लिखते हैं, कई आर्टिकल लिखते हैं जिसमें हिंदू धर्म की बुराई करते हैं। इन्हीं के बिहाफ पे, इन्हीं का विरोध करने के लिए ब्रह्म उपासना नाम के ग्रंथ वहां लिखते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, जिसमें ईसाई धर्म की कमियों को उजागर करते हैं। इसके बाद 1857 का समय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि एक उभरता हुआ चेहरा सामने आता है, केशव चंद्र सेन हाईलाइट रहते हैं। 1857 में इन्हें आचार्य नियुक्त कर दिया जाता है देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। इनके समय में कहते हैं कि ब्रह्म समाज का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ और ब्रह्म समाज की शाखाएं जो हैं बंगाल से निकलकर बंबई, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बंगाल में कम से कम 65 शाखाएं, बंगाल में 65 शाखाओं का विस्तार हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1861 में इन्होंने एक और काम किया, इंडियन मिरर डेली न्यूज़पेपर, इंडियन अभी भी चलता है, इंडियन मिरर डेली न्यूज़पेपर रहता है। ये डेली न्यूज़पेपर इसलिए महत्वपूर्ण है कि कहा जाता है कि इंग्लिश भाषा में यदि डेली न्यूज़पेपर कोई पहला था तो यही था। अब इसके बाद थोड़ा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि 1863-64 आते आते ये ब्रह्म समाज की मूल विचारधारा को कहीं और ले जाने का प्रयास करते हैं। ईसाई धर्म के प्रभाव में ज्यादा आ जाते हैं कौन, केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन का और देवेंद्र नाथ टैगोर का जो टकराव है वो स्वाभाविक है, क्योंकि केशव चंद्र सेन जो है यहाँ पे सेंट पॉल, ईसा मसीह व जॉन बैप्टिस्ट इनके विचारों से ज्यादा प्रभावित होते हैं और इस कारण ये अलग ही दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं ब्रह्म सभा को। देवेंद्र नाथ टैगोर आते हैं और 1865 में इन्हें आचार्य पद से हटा देते हैं। तो 1865 में पहली बार ब्रह्म समाज में फूट पड़ी। अब यहां से नाटकीय परिवर्तन होता है, ब्रह्म समाज जो है अब आदि ब्रह्म समाज में विघटित हो जाएगा, यानी एक शाखा इसकी निकल आएगी आदि ब्रह्म समाज, और जिसका नेतृत्व करेंगे केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज जिसका नेतृत्व करेंगे अब केशव चंद्र सेन, इसका नेतृत्व कर रहे हैं 1865 में। 1870 में ये इंग्लैंड जाते हैं और अपने समाज से संबंधित 70 आख्यान देते हैं, 70
जो है भाषण देते हैं, आख्यान देते हैं। कहाँ जाते हैं? ब्रिटेन जाते हैं और यहाँ लगभग 6 महीने रुकते हैं। महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन जान लीजिए। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कि 1872 में एक बहुत अच्छा काम केशव चंद्र सेन कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा काम ये कि ब्रह्म विवाह एक्ट लाने में अंग्रेजों की सहायता करते हैं। ये ब्रह्म विवाह एक्ट क्या करता है? बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह दोनों की मनाही करता है। और बाल विवाह बहुपत्नी विवाह को निषेध कर दिया जाता है इस एक्ट के तहत। लेकिन अपने व्यक्तिगत कारणों से कुछ ही समय बाद, कोई डेट नहीं है, कुछ ही समय बाद अपनी 13 वर्षीय पुत्री का जो विवाह है, 16 वर्षीय राजकुमार बिहार के रहते हैं, 16 वर्षीय बिहार के राजकुमार से अपनी पुत्री का 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कर देते हैं। जिसके कारण इनके जो समर्थक रहते हैं वही बाद में आलोचक बन जाएंगे। आदि ब्रह्म समाज, जिसे भारतवर्षीय ब्रह्म समाज भी कहा जाता है, वो धीरे धीरे पतन की ओर उन्मुख हो जाएगा और 1878 तक ये स्थिति आ जाएगी कि 1878 में स्थापना होती है साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज की जो स्थापना की है वो आनंद मोहन बोस प्लस जो है शिवनाथ शास्त्री ने की है, जो कि ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों से चलती रही। और 1884 वो महत्वपूर्ण डेट हो जाती है, 1884 महत्वपूर्ण डेट हो जाती है जिसमें केशव चंद्र सेन जी का निधन हो जाता है। और इनके निधन पे एक कोट्स बहुत महत्वपूर्ण है मैक्स मूलर का एक कोट बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें वो कहते हैं कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। इनके मृत्यु पर मैक्स मूलर जी ऐसा कहते हैं। एक विचारधारक रहते हैं हीगल, तो राजा राम मोहन राय के पक्ष में वो एक चीज कहते हैं कि बिना सामाजिक परिवर्तन के पुनर्जागरण हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा काम और रहता है, इंडियन रिफॉर्म सोसाइटी की स्थापना या इंडियन रिफॉर्म इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक फैक्ट और जान लीजिए आप जो छूटा हुआ है, 1827 में एक एक्ट आता है ज्यूरी एक्ट। ज्यूरी एक्ट जो आता है उसमें हिंदू और मुस्लिम को विभेदित करने वाला एक्ट रहता है। हिंदू और मुस्लिम, ये ऐसा एक्ट रहता है जो हिंदू और मुस्लिमों को अलग कर देने वाला एक्ट रहता है, उनके मध्य विवाद पैदा करता है। तो इसके विरुद्ध भी राजा राम मोहन राय ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। एक चीज और जान लीजिए कि कलकत्ता ह्यूमैनिटेरियन की स्थापना